सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस 2022 के पार्ट ए को। पार्ट ए जीएस वाला पार्ट है, सामान्य अध्ययन। इसमें कुल मिला के 5 यूनिट्स हैं। मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। इन सब को मिलाकर 5 यूनिट्स बनता है और ये आपके एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के 5 यूनिट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी और एग्जाम एमपीएससी के होने वाले हैं फ्यूचर में, असिस्टेंट प्रोफेसर का, डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जितने भी एग्जाम है उन सभी में ये बहुत यूजफुल होने वाला है ना। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे दूं कि इस समय एमपीपीएससी के जो भी 2-3 साल पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स, उसमें जीएस के जो क्वेश्चंस आए हैं उसका यूनिट वाइज कंपाइलेशन चल रहा है, यूनिट वाइज डिस्कशन चल रहा है इस समय। आप उसे भी देख सकते हैं, हमारे चैनल में प्रॉपर तरीके से इसमें अवेलेबल है। होम पेज आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीपीएससी है, वहाँ पर भी वो सारी लिंक और साथ में उसका पीडीएफ शेयर किया आता है, तो इसको भी ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। इसकी लिंक इस टेलीग्राम ग्रुप की आपको हमारे डिटेल्स में मिल जाएगी, है ना। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। चलते चलते एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एमपीपीएससी का जो अगला हमारा बैच है वो लॉन्च हो रहा है 25 दिसंबर से। तो 25 दिसंबर से लॉन्च होने वाले इस बैच की जानकारी आप 8826033084 इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म एक था गांव का निर्देशन किसने किया था? वो देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए, एक था गांव, इसे इंग्लिश में वंस अपॉन ए विलेज का भी टर्म दिया गया। ये हिमालयन फुट हिल्स जो हैं वहाँ की स्टोरी है, जिसमें 2 महिलाओं की स्टोरी है, जिसमें लोग कुछ भूतिया गांव जो है बोला जाता है, उसके कारण लोगों ने गांव खाली कर दिया था। उसकी स्टोरी प्रॉपर तरीके से बताई गई है। और यहाँ पे फिल्म का निर्देशन किया था सृष्टि लखेरा ने। सृष्टि लखेरा ने, सी ऑप्शन इसमें सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है शरत कमल को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेबल टेनिस के जाने माने प्लेयर हैं। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है आपको, मतलब शरत कमल जी जो हैं, इनको बेसिकली जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, उसमें आपको गोल्ड मेडल ही मिला था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो इसलिए काफ़ी उम्दा लेवल के पर्सनालिटी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक और छोटी सी बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सन 2021 में ये नामकरण हमने चेंज किया है और नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो 1991-92 में शुरू किया गया था और बाद में चूंकि एज ऑफ नो इंडिया का सबसे हाईएस्ट रैंक का खेल के क्षेत्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और इसका जो प्राइज अमाउंट है वो है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज। ये भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के कुल पदकों का सही ब्यौरा क्या है? वो देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा सबसे पहले नंबर पे चाइना रहा है। हालांकि जो आपका एशियन पैरा गेम्स हुआ है ये हांगझोउ में हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें चाइना का जो प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और ये जो नंबर ऑफ मेडल टैली है वो है आपका, दैट इज डी। 29 स्वर्ण मिले हैं, 31 रजत मिले हैं और 50 कांस्य मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए है, इसमें कुल मिला के 44 राष्ट्रों ने इसे पार्टिसिपेट किया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहले नंबर पे चाइना था, दूसरे नंबर पे ईरान था, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे साउथ कोरिया रहा है और 5वें नंबर पे अपना इंडिया रहा है ना। चलिए, सॉरी फॉर दैट, जस्ट मेड मिस्टेक। ऑलराइट, लेट्स बिगिन वंस अगेन। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? देखिए, एक जिला एक उत्पाद इस समय काफी फेमस स्कीम है मध्य प्रदेश सरकार की। इसलिए इसमें कौन कौन जिले में कौन कौन सा उत्पाद जो है चिन्हित किया गया उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 2018 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, इससे किसी भी क्षेत्र को एक प्रकार से सिमुलाइज किया सके कि हाँ, उस क्षेत्र में ये एक विशेष उत्पाद फेमस है। और हमारा एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले में जो है वो है सीताफल। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका इंग्लिश वर्जन भी उपलब्ध है। अब हिंदी में आई थिंक विजुअल सही आ रहे हैं, इसलिए हिंदी वर्जन ही डिस्कस कर रहे हैं। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। देखिए ये जो योजना है, ये इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें कि योजना जो है कब प्रारंभ की गई, सन 2007 में इस मेधावी विद्यार्थी योजना को हमने शुरू किया। तो ये 2007 में इस पुरस्कार को हमने शुरू किया है, पहली बात तो ये है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ये है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत, मतलब ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ये योजना आती है। इसमें बेसिकली जो लाभार्थी होने की जो शर्तें हैं उसमें यह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, छठा क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता है मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इनका संबंध किस खेल से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि मध्य प्रदेश से यदि किसी पर्सनालिटी को इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, इतना बड़ा मतलब अवार्ड मिला है, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हैं शूटिंग से संबंधित हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ से हैं ये, यदि लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बेसिकली कहाँ से हैं, ये हैं खरगोन जिले से। खरगोन जिले की बात करें, खरगोन जिले को हम लोग पश्चिमी निमाड़ करके पुकारते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। 7th क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। एक और छोटी सी चीज है कि एक निबल भी होता है। क्या होता है निबल, एक निबल में 4 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं, ये भी जानकारी आप ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 250 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किया चुके हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलिए रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है। एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य पूछा गया है। देखो इसमें ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्टोर्ड एनर्जी को मूवमेंट में बदलना, यही इसका काम होता है। ये क्या करता है, जो एनर्जी को फिजिकल मोशन में कन्वर्ट करता है, स्टोर्ड एनर्जी को फिजिकल मोशन में कन्वर्ट करता है, मतलब मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। तो ये है रोबोटिक्स में एक्चुएटर का, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु यह पूछा गया है, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। कौन से इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं, चाहे वो ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो अथराइजेशन हो, चाहे वो नॉन रिप्यूटेशन हो, सारी की सारी इसमें इस्तेमाल होती है। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब यहां पर नॉन रिप्यूटेशन में थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन होता है, होता क्या है। बाकी अथेंटिकेशन अथराइजेशन चलो ठीक है पता है, नॉन रिप्यूटेशन क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार कुछ लोग जैसे मान लो सपोज करें कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद फिर बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये इंफॉर्मेशन हमने नहीं क्रिएट किया। कोई मैसेज वो सेंड करते हैं, बोलते हैं नहीं ये मैंने सेंड नहीं किया है। तो इससे बचने के लिए नॉन रिप्यूटेशन होता है, मतलब एक प्रकार से अथेंटिकेशन ही है, बट ये है कि यहां पर आप डिजिटल साइन करते हो, कुछ ऐसा करते हो जिसके कारण आपको प्रूव हो जाता है कि नहीं नहीं आपने ही भेजा है। तो ये चीजें बेसिकली यहां पर होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ना। तो ये रहा डी ऑप्शन सही है इसमें। 10th क्वेश्चन आपका है, कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका इस्तेमाल शायद आप लोगों ने किया भी होगा, मैंने तो खुद इस्तेमाल किया है वैसे, क्योंकि यदि आपके सिस्टम में किसी और के सिस्टम में कोई डैमेज है तो आमतौर पर जो सर्विस सेंटर में आप कनेक्ट करते हो तो इसी के माध्यम से फिर आपका सिस्टम सही करते हैं, लैपटॉप सही करते हैं ना। तो ये है टेलनेट। आइए चलते हैं 11th क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन आपका, कॉमन गेटवे इंटरफेस सीजीआई एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेजों को बनाती है और संभालती है। किस प्रकार के दस्तावेजों को। अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीजीआई का, ये सही आंसर है आपका 11th का, दैट इज बी डायनामिक। तो जो आपका सीजीआई होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, ये डायनामिक कंटेंट क्रिएट करता है किसमें, वेब पेजेस में। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस का जो काम होता है वो डायनामिक कंटेंट क्रिएट करना होता है वेब पेजेस में। तो डायनामिक इसमें सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में निम्न में से कौन सा, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसका मैं इंग्लिश वर्जन देख लेता हूं तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि नहीं नहीं इसका इंग्लिश वर्जन क्या है। लेट मी शो दिस वन टू यू। 12th क्वेश्चन है,
सेम है। बड़ा ही हैरानी की बात है कि एमपीपीएससी इस तरह से इंग्लिश कन्वर्ट करती है तो कुछ समझ में ना आए किसी के। एनीवे दैट्स फाइन। अब वो टर्म ही है, आईसीटी के टर्म है, तो आप क्या कर सकते हो। पोर्टर्स वैल्यू चैन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटीज इन ई कॉमर्स। अब देखो इसको समझना है ध्यान से। पोर्टर्स वैल्यू चैन मॉडल, पोर्टर्स वैल्यू चैन मॉडल है जिसमें क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत कौन सा आता है। देखो यहां पे एक चीज समझना है, पोर्टर्स वैल्यू चैन मॉडल जो है इसमें कई चीजें आती हैं। इसमें एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। ऑपरेशंस जो है प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। मार्केटिंग एंड सेल्स जो है ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया सपोर्ट एक्टिविटी में कौन सा आता है। तो सपोर्ट एक्टिविटीज में कौन सा आता है, सपोर्ट एक्टिविटीज में आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट आता है सपोर्ट एक्टिविटीज में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सपोर्ट एक्टिविटी में आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सपोर्ट एक्टिविटी में आता है। फर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट एक्टिविटी में आता है। बाकी ये जो चीजें आपके सामने दी हुई है ये प्राइमरी एक्टिविटी की आती है ना, ये प्राइमरी एक्टिविटी की है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है ये बस केवल इसमें जो ऑप्शन है वो आता है सपोर्ट एक्टिविटी में। ठीक है, चलो चलते हैं 13th क्वेश्चन में। लेट्स गेट द 13th क्वेश्चन। पूछा गया एलटीई में पीक डाउनलोडिंग डेटा रेट क्या मिलता है। देखो एलटीई मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जो आपका थर्ड जनरेशन 3G जो है वही वो आपका एलटीई है। अब देखो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है डाउनलोडिंग स्पीड और एक होता है अपलोडिंग स्पीड। डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा होती है, अपलोडिंग स्पीड कम होती है। डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है मोर देन 100 Mbps और अपलोडिंग स्पीड की बात करें 50 Mbps से ऊपर मिलती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, लिमिट जो है आपको पता होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है ना। चलिए आगे चलते हैं, 14th क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसको कैश मेमोरी बोलते हैं, CACHE कैश मेमोरी। अक्सर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि जब आप लोगों का मोबाइल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, उसमें क्लीनर आप रन कर दो तो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसे कैश मेमोरी कहते हैं वो डिलीट हो जाती है। और उसके डिलीट होते ही आपका मोबाइल जो है फंक्शनिंग थोड़ा स्मूथ हो जाती है, बिकॉज उसमें जो टेम्परेरी मेमोरी का जब डिलीट होता है तो ऑब्वियस बात है आपके रैम में स्पेस बढ़ जाता है। अब देखो इससे बोलते हैं फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा को स्टोर करना। तो ये क्या होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मतलब ये कि मान लो मैंने कोई वेबसाइट खोली learnservices.org, अपनी वेबसाइट खोली, तो वो खोलने के बाद फिर मैंने कोई दूसरी चीज खोल लिया। अब learnservices.org जो मैंने पहले खोली थी उसका डेटा वहां पर ऑलरेडी स्टोर रहेगा, उसे कैश मेमोरी में स्टोरेज बोलते हैं। और जैसे ही मैं learnservices.org दूसरी बार खोलूंगा तो पूरा का पूरा डाउनलोड नहीं होगा, वो सीधा सीधा खुल जाएगा। तो कैश मेमोरी में डेटा स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस जो डेटा होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा है ना। 15th क्वेश्चन है लिंक्डइन। लिंक्डइन का नाम सुना होगा बहुत कई बार और पहले ही पूछा गया है। लिंक्डइन का प्राइमरी फोकस क्या है, क्या होता है लिंक्डइन। कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग है, मतलब यहां पर नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले दोनों लोग यहां मौजूद होते हैं लिंक्डइन में। तो आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं यदि आपके पास नौकरी नहीं है एंड लुकिंग फॉर द प्राइवेट जॉब। 16th क्वेश्चन है मध्य सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो ई दक्ष योजना काफी इंपॉर्टेंट स्कीम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये जो योजना है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब देखो ई दक्ष योजना का मेन पर्पस था वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एंड ई गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना ही हमारा मेन उद्देश्य था ई दक्ष परियोजना का। ये आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन ई दक्ष परियोजना पहले ही पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखें। 17th क्वेश्चन आपके सामने कुमार संभव किसकी रचना है। कुमार संभव किसकी रचना है, तो कुमार संभव रचना है आपकी कालिदास की। कुमार संभवम है ना, कालिदास की एक दो रचना है और भी कमेंट करके बताइए जरा, आप लोग तो भी पढ़े होंगे। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है, ये लिखा है राजा भोज ने। राजा भोज परमार वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट शासक दांती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था। और एक कौन सा महादान था, हिरण्य गर्भदान है ना, हिरण्य गर्भदान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। कई बार डिस्कस किया है मैंने क्लास में, खुद कई बार डिस्कस किया त्रिपुरी के बारे में। यह है 1939, ये वही सेशन था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे और उनके खिलाफ में लड़ा था पट्टाभी सीतारमैया ने। लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी को सपोर्ट किया था और कहा भी था पट्टाभी की हार गांधी की हार है। और उसके बाद कांग्रेस गांधी जी और नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष पद के लिए उनको बाद में रिप्लेस किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मतलब उनको बाद में अध्यक्ष बनाया गया था।
एक और महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरी का ही प्रेजेंट नाम जबलपुर है ना। 21 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? देखो, पहले मुख्यमंत्री का नाम तो सभी जानते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री थे कौन? बी आर मंडलोई। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, 22 क्वेश्चन देखते हैं। 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, कह सकते हैं इसको। और एक कौन है? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना किया था। और इसी ही इनकी जो डायनास्टी है, उसी से जो भोपाल में जो बेगम है, पहली बेगम कुत्सिया बेगम, वो इसी रियासत, इसी मतलब लीने से थी। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, 23rd क्वेश्चन। पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र था? तो पूर्ण चंद्रोदय जो है ये आपके मराठी भाषा का समाचार पत्र था। 24वां क्वेश्चन है, मांधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? मांधाता का मेला पहले भी कई दफा पूछा गया है, मैंने खुद भी कई बार डिस्कस किया है, और ये आपका है खंडवा में। मांधाता नगरी भी है। 25वां क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं? और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं, और धार में मांडू भी है, जैसे आनंद की नगरी बोलते हैं। और वहां पे बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे कि वहां पे जहाज महल है, रानी रूपमती महल है ना, हुसैन शाह का मकबरा है, ऐसे बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 26वां क्वेश्चन है, चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, ये इसमें सही ऑप्शन टिक किया गया है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 27वां, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। एक मानक बोरे 1 स्टैंडर्ड बैग में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? यह है 27वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है सी, 50,000। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? देखो, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से होता है, और यहीं से बेसिकली एक नदी और निकलती है, इसका नाम है जोहिला, और बाद में जाके सोन से मिल जाती है कहां पर? शहडोल में। एनीवे पूछा गया कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो कन्हार तो है, जोहिला भी है, और गोपद भी है। ये तिपान जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ना। और याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कन्हार और जो गोपद है ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, और जोहिला की बात करें लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। देखो, जोहिला जो है इधर से मिलती है जाके, ये जोहिला नदी है, लेफ्ट से मिल रही है, और कन्हान और जो गोपद है ये राइट बैंक से मिलती है ना। एनीवे, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन में चलते हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय है आपके कहां पर है? यह है आपका इंदौर में, नर्मदा सदन के नाम से फेमस है, और ये विजयनगर में है। तो कहां पे है? इंदौर में है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण। 30वां क्वेश्चन, नर्मदा बेसिन का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है? देखो, नर्मदा बेसिन का जो है 87% अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, लेकिन ये रफली 88.14 हो गया होगा। तो इतने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा बेसिन का, काफी बड़ा परसेंटेज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश में 3 क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, है ना। सबसे मेन जो है वो है CSE, इसे हॉट समर मेडिटेरियन क्लाइमेट बुलाया जाता है। CSE जो है मेन है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो मेजर पोर्शन माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो 2 और हैं, एक है AW, इसे ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट भी बोलते हैं, और एक है BSS को बोलते हैं हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट। ये दोनों भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के कोपेन क्लाइमेट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें AW ऑप्शन यहां पे सही है, AW है। याद रखिएगा, ये जो CSA है ये जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, रीवा ये क्षेत्र में पाया जाता है। AW की बात करें, ये इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन क्षेत्र पाया जाता है, मतलब मालवांचल में। और BSS की बात करूँ, बुरहानपुर, भिंड, खरगोन, जो नीचे वाला जो क्षेत्र है हमारा, वी कैन से निमाड़ अंचल, वहां पे पाया जाता है। तो थोड़ा सा आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। 32nd क्वेश्चन में चलते हैं। 32nd क्वेश्चन में, जस्ट 1 सेकेंड, ओ होल्ड ऑन। इसमें पूछा गया कौन सा शहर सुहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है?
अब देखिए सुहागपुर की बात करें, सुहागपुर कोयला क्षेत्र में ये कहाँ आएगा, शहडोल में है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सुहागपुर कोयला क्षेत्र की बात हो रही है, बड़ा ऑब्वियस है उसके आसपास का एरिया जो है सुहागपुर कोयला क्षेत्र में आएगा। एंड दस वेरी बेसिक वन, तो यहाँ पर धनपुरी है, बुढ़ार, कुतमा, ये सब आसपास ही है। छिंदवाड़ा नहीं है यहाँ पे, छिंदवाड़ा इसमें नहीं आएगा। बुढ़ार तो शहडोल में ही है, कुतमा चलो अनूपपुर में है ना। चलो 33वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका सही स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं, बी ऑप्शन ही सही है। अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। मध्य देश के यदि आप मैप देखोगे तो यहाँ पे जो खनिजों का वर्गीकरण है उसमें आप देखेंगे पूर्वी जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे कोयला है काफी बड़ी मात्रा में, फिर उसके बाद यहाँ पे मलासखंड की माइंस हैं, भारवेली के माइंस हैं, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे बड़ा कंसंट्रेशन है खनिजों का। 33वें का बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला है आपके सामने, मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया। नवीनीकृत ऊर्जा नीति, रिन्यूएबल एनर्जी जो पॉलिसी है हमारी, उसकी बात करें तो इसका सही आंसर आपका सी 2022 में निर्माण किया है। 35वां क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। खुले वन की बात करें तो इसके लिए स्टेटमेंट दिया है डी, 10% से 40% वन भूमि पर वृक्षाच्छादन जो है इसे खुले वन के रूप में कहा गया है। तो 35वें का डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए चलते हैं 36वें क्वेश्चन में, देवास जिले का जमदोग्रानी संबंधित है। जमदोग्रानी बड़ा फेमस है यहाँ पे, और आई एम श्योर आप लोगों ने कभी विजिट किया हो तो यहाँ पे बहुत सारे जो पवन चक्कियाँ हैं यहाँ पे, तो बड़ी मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है। पवन ऊर्जा संयंत्र से फेमस है जमदोग्रानी, पूरा वहाँ पे आपको विंड मिल्स ही दिखेंगे आपको हर जगह। 37 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमत देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार करने के लिए आरक्षित रहते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, इस समय काफ़ी चर्चा में वैसे यही है, चूंकि राज्यपाल इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी खड़ी करते हैं। और ये है आपका ए अनुच्छेद 200, ये वही आर्टिकल है जिसके चलते इस समय देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें काफ़ी मतभेद बना हुआ है। जब केंद्र में किसी और की सरकार, राज्य में किसी और की सरकार होती है तो आमतौर पर ऐसी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें यदि आप देखो तो उसमें दो स्टेटमेंट ही सही लग रहे हैं। एक तो आपका है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म हम लोग जो आमतौर पर डिस्कस करते हैं, पहला तो यह है आपका विकास में जन भागीदारी, बिकॉज लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम उसका मेन जो पर्पस था वो यही था कि जन भागीदारी हो, सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था। राजनीतिक जवाबदेही की बात करें तो राजनीतिक जवाबदेही कह सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन बहुत ज्यादा सॉलिड टर्म इसको इस्तेमाल नहीं किया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जरूर टर्म हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। वित्तीय संग्रहण की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में बहुत ज्यादा वित्तीय संग्रहण वैसे होता नहीं ऐसा, लेकिन मानने को मान सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से हम देखें तो 38वें का ए और सी ऑप्शन ही मेरे को सही लग रहा है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन सी होना चाहिए। बाकी एमपीपीएससी अपनी ऑफिशियल आंसर की में क्या देती है वो अभी 1-2 दिन बाद पता चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहां पर सी ही होना चाहिए, जो कि जेन्युइन ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र संबंधित है। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना यह आपका खाद्य सुरक्षा से, फूड सिक्योरिटी संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है। देखिए 2011 सेंसस पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इसका सही आंसर है सी। 27.6% पॉपुलेशन हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी, और यह है 69.3%। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया, महिलाओं का भी पूछ लेता है, पुरुषों का पूछ लेता है, तो थोड़ा दोनों चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हालांकि महिलाओं का आप 10 कम कर दो, पुरुषों का 10 ऐड कर दो, इज समथिंग लाइक दैट, उतने में हो जाता है। एनीवे 41 का सही क्वेश्चन ऑप्शन है 69.3%। याद रहे लिटरेसी रेट में जो साक्षरता दर है उसमें केवल 7 वर्ष से ऊपर उम्र के जो लोग हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है, 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है ना। 42nd क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है, और इसका सही आंसर है उत्पादन। उत्पादन का जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियस ही बात है उत्पादन का ही सबसे अधिक होगा, बाकी का उतना ज्यादा नहीं होता। 43rd क्वेश्चन में चलते हैं। 43rd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है, और इसका सही आंसर है वो है सी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर।
तो मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे अधिक है। और यदि हम बात करें इसमें 37% है, क्योंकि दैट्स टू मच। तो ये 37% है, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा रेशियो है। यदि आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा 37% इसमें शेयर है किसका, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। फिर जो सेल्स है, वैट है, उसका 23% शेयर है। स्टेट एक्साइज जो है उसका 16% शेयर है ना। थोड़ा सा इस तरह ध्यान रखिएगा। चलिए 44th क्वेश्चन में चलते हैं। 44th क्वेश्चन, वर्ष 2001 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 7 बार दिया गया है, याद रखिएगा हमेशा, बहुत महत्वपूर्ण है। 45th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? तो ही है गेहूं और धान, बट ऑब्वियस सी बात है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? देखो अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी हुए हैं, हालांकि डेटा इकोनॉमिक सर्वे मिल जाता है और उसके हिसाब से जो डेटा दिया गया था मध्य प्रदेश में, हालांकि पहले डेटा के हिसाब से लगभग 70% बोला जाता है, 69.8%, ये बिंग प्रिसाइज है। 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो एग्रीकल्चर में बिलोंग करता है। तो ये है लगभग 69.8%। सी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। 47th क्वेश्चन में चलते हैं। 47th क्वेश्चन आपके सामने, 2023 में फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों के एकल मैच के विजेता नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? अब देखो इस तरह से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो कि विनर का नाम तो पूछा जाता है लेकिन जो रनर अप है उसको भी पूछा जाता है प्रॉपर तरीके से। तो 47 का सही आंसर है बी, कैस्पर रूड को हराया था। कैस्पर रूड है ना, कैस्पर रूड याद रखिएगा, नॉर्वेजियन प्लेयर हैं कैस्पर रूड जिनको हराया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित होती है? याद रखिए, गांव की बेटी योजना का जो लाभ है वो कॉलेज में मिलता है, मतलब ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। मतलब आपने स्कूल में कैसे परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से, गांव की बेटी योजना का बेनिफिट मिलता है, उच्च शिक्षा विभाग का रहता है, मतलब ये हायर एजुकेशन में आएगा, कॉलेज में आपको गांव की बेटी योजना का लाभ दिया जाता है। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 49वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? और इसका सही आंसर है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन को 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये रहा 50वां क्वेश्चन, 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज अक्सर पूछा जाते हैं एग्जाम में और इस बार फिर पूछा गया है। यह है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, महिलाओं का लेबर मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट इनके द्वारा दिया गया था। और ये बहुत बड़ी बात है, वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स में उसमें काफ़ी बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली इनको दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। तो ये रहा डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है कि एमपीपीएससी का इस समय हम लोग प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले अभी 2-3 साल के जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको कंपाइल करके, जैसे ये क्वेश्चन पेपर हुआ है इसको भी कंपाइल प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं सिविल सर्विसेज के इंक्लूडिंग के अलावा, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो गया, एडीपीओ का एग्जाम हो गया है ना, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन सभी क्वेश्चन कंपाइल करके यहाँ पर इस समय यूनिट वाइज डिस्कशन किया जा रहा है। उसको जरूर आप देखें यदि आपने नहीं देखा है अब तक। चलिए डिस्कशन का बीच वाइंड अप करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में एमपीएससी का जो बैच कोर्स है हमारा 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स का मेंस होगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 8826033084। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।